हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, इससे पहले हमने आपको जो आपका पेपर 1 है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, पेपर जो आपका 3 है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इससे संबंधित हमने आपको जो आपका मॉडल पेपर था वो सॉल्व आउट करवा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका पेपर 2 है शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। ये पेपर आपका 75 नंबर का आना है। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। उसके बाद में इस पेपर में आपके 3 सेक्शंस डिवाइड होंगे। यदि मैं CSEMU की बात करूं, सेक्शन ए जो होगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से संबंधित होगा। इनमें इस खंड के जो भी सभी प्रश्न होंगे उनको करना अनिवार्य होगा। इस खंड में आपके 9 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, सभी को करना अनिवार्य है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना एग्जाम देने जाएं तो आपकी चाहे कॉपी हो चाहे आपका क्वेश्चन पेपर हो, आप उसके इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा। सेक्शन बी में आपको किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए होंगे लॉन्ग, उनमें से कोई एक करना होगा आपको। सेक्शन सी में भी आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल आपको 11 प्रश्न सॉल्व आउट करने होंगे। मैम 2 घंटे का टाइम डिवाइड कैसे करें? हमने कहा देखिए, सेक्शन ए को आप 1 घंटा दीजिए, सेक्शन बी को अगर आप 25 मिनट देंगे, सेक्शन सी को भी अगर आप 25 मिनट देंगे, तो यहाँ से आपके पूरे पूरे 1 घंटे 50 मिनट हो जाएंगे। बचे आपके पास 10 मिनट। अंतिम 10 मिनट में आप ये चेक करिए कि कहीं आपका कोई किसी सेक्शन से क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं आपकी कॉपी में कोई पेज तो नहीं बीच में ब्लैंक रह गया है, कहीं आपने कोई ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ में अंडरलाइन कर दें तो और अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा, हेडिंग्स में अंडरलाइन करिएगा, कोई एक क्वेश्चन एंड हो तो उसके बाद एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना, कंप्लीट लाइन, साइड मार्जिन, ये सब चीज़ें आप अंतिम 10 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करिएगा अपनी कॉपी का। इसी तरीके से हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसका मॉडल पेपर 2, 3, 4 और 5 मॉडल पेपर हैं और इनमें एग्जाम में जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं मैंने उनको यहाँ पर रखा हुआ है ना। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। पीजी पॉइंट ऐप में आपको ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है? ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। ई नोट्स के सेक्शन में आपको मॉडल पेपर प्रॉपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक को पेपर हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, बाकी के पेपर्स आपको खुद से सॉल्व आउट करने होंगे। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पूरे यानी कि पूरे शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका एक वीडियो आ जाए आपके पास में, तो आप उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए ये एक प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि 45 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका पूरा पूरा सेक्शन ए का है। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरी का पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य क्या होते हैं। बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैम इसके आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया करिएगा, तो मैंने देखिए एजुकेशनल जो लीडरशिप होती है आपके, देखिए एजुकेशनल जो सोशोलॉजी होती है आपके, क्योंकि समाजशास्त्र की बात की गई है, मैं भी कहाँ खोई हुई हूँ, देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र की बात की गई है यहाँ पर, तो जो आपकी एजुकेशनल सोशोलॉजी होती है उसके क्या एम्स होते हैं, उसके क्या गोल्स होते हैं, इसकी बात की गई है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र समझेंगे कि क्या है ना, क्योंकि भाई अब आज हम पहले दिन आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके विषय में भी आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए पहली बात तो समाजशास्त्र वर्ड में शब्द आ रहा है समाज। समाज का मतलब हमने कहा बेटा व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद में जो समाजशास्त्र था शब्द, पूरा समाजशास्त्र शब्द का मैम शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमने कहा इस पूरे समाजशास्त्र की अगर बात करोगे इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। क्या होता है भैया? समाज का विज्ञान। अच्छा मैम, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, या समाजशास्त्र का मैम जनक कौन कहा जाता है? तो हमने कहा कि इसकी रचना आपके फ्रांस के एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, अगस्त काम्टे। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नाम था अगस्त काम्टे। ठीक, अगस्त काम्टे को ये श्रेय दिया जाता है।
और अगर आपसे कभी भी प्रश्न में पूछ ले कि समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो अगस्त्य कामटे को ही माना जाता है। ठीक, समाजशास्त्र का पूरा अर्थ हमने आपको क्या बता दिया है, समाज का विज्ञान। ठीक, ये आपका 2 शब्द से मिल करके बना है। लैटिन जो आपका शब्द था सोशियस, SOCIUS, जैसे सोशियोलॉजी है ना, वैसे सोशियस, और लोगोस LOGOS, इन दोनों शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात, जब भी प्रश्न ऐसा आए, आपके पास समय है, पहला क्वेश्चन था तो अच्छा इम्पैक्ट जाए, इसलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या भैया, समाज शास्त्र। तो जितनी हमने आपको मेन 3-4 बातें बताई हैं वो आप जब यहाँ पर लिख देंगे, फिर आप हेडिंग डालिएगा समाजशास्त्र के उद्देश्य। दूसरी हेडिंग आपकी सेंटर होनी चाहिए क्या भैया, समाजशास्त्र के उद्देश्य। अब समाजशास्त्र के उद्देश्य क्या होते हैं तो समझिएगा। यदि मैं शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य की बात करूं तो देखो, समाज का, समझिएगा बात को, समाज का शिक्षा के क्षेत्र में क्या असर पड़ता है, ठीक है, या समाज का शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल होता है, या इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को सही डायरेक्शन देना ही शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। मतलब मैम, हमने कहा उदाहरण समझिए, हमने कहा जैसे मान लो समाज में क्या है, आजकल सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रही है निरंतर, तो इसका शैक्षिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा पढ़ना क्या है, उद्देश्य है। जैसे मैम हमने कहा, जैसे मान लो भैया जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजकल पढ़ा लिखा युवा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। कितने भी ऐसे BEd और DLED वाले ऐसे बच्चे हैं जिनको आज कब से नौकरी का इंतजार है और 10 साल से तैयारी करते करते हो गया, उनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई उनको रोजगार नहीं प्राप्त हो पा रहा है ना, उनको जीवन यापन करने के लिए कोई उनकी जीविका नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि समाज का शिक्षा पर, या विद्यालय पर, या अध्ययन करते हुए बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आपका किस पे आ जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आ जाता है। देखो, विद्यालय के ऊपर प्रभाव डालने वाले, कह लो कारक, या विद्यालय को प्रभावित करने वाले जो भी आपके सामाजिक तत्व होते हैं, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। या आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जनतांत्रिक विचारधाराओं का जो ज्ञान प्राप्त होता है, भाई बच्चों में समाज के प्रति ज्ञान जो प्राप्त होता है वो भी किसके अंतर्गत का विषय है, शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत का विषय है। उसके बाद में सामाजिक तत्वों का अध्ययन करते हुए उनके द्वारा छात्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब आपके क्या है भैया, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्या है, उद्देश्य हैं, गोल्स हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के। होप सो कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक आपसे एक भी बार नहीं कहा है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, तो एक बार फटाफट से हम चाहेंगे कि आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी साथी सहपाठी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी एक, कह सकते हैं ना, विशेष प्रकार का अनुभव महसूस हो पीजी पॉइंट चैनल से पढ़ने का, एक उनको भी मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विविधता का अर्थ बताइए। विविधता को मैम इंग्लिश में कहते हैं, हमने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ मतलब यहाँ पे प्रश्न में क्यों पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक, विविधता का अर्थ, इसका मतलब मैम हमने कहा देखो, जो अपना भारत देश है, जो अपना भारत देश है उसको कहा ही गया है भैया विभिन्नताओं का देश। क्या कहा गया है, विभिन्नताओं का देश। और किसी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया है कि सिर्फ देखने में ही लोग अलग होते हैं। हमने कहा चाहे आप भौगोलिक दृष्टि के माध्यम से देख लो, ठीक, चाहे आप शारीरिक दृष्टि के माध्यम से देख लो, चाहे आप सांस्कृतिक दृष्टि के माध्यम से देख लो, ठीक, चाहे आप धार्मिक दृष्टि के माध्यम से देख लो, इन सब फैक्टर्स में आपको असमानताएं मिलेंगी, या आप इसी चीज़ को कह सकते हैं विभिन्नताएं मिलेंगी या विविधताएं मिलेंगी। मैम बस इतनी चीज़ें हमने कहा, चाहे आप प्रजाति के मामले में देख लो, जाति के मामले में देख लो, धर्म भाषा के मामले में आप देख लो, जलवायु के मामले में आप देख लो, है ना, खान पान के मामले में आप देख लो,
है ना। कहते एक कहावत भी गई गई है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो इस तरीके से जो भारत देश है वो भैया विविधताओं से जुड़ा हुआ एक क्या है, देश है। और इन्हीं विविधताओं के परिणाम स्वरूप, अब भाई इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसी के परिणाम स्वरूप बहुलतावादी समूहों का जन्म होता है, जिनके कारण कभी कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे देश में विविधता का स्वरूप क्या है भैया, अत्यंत विस्तृत है। ठीक, आपको यहाँ पर बस इन बातों को अपने ही प्रकार से ऐसे ही लिख लेना है। अगर विविधता के प्रकार की अगर बात करेंगे तो विविधता का प्रकार भाषा स्तर पर भी होता है, सांस्कृतिक स्तर पर विविधता का प्रकार होता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी विविधता का प्रकार होता है, धार्मिक स्तर पर भी विविधता का एक प्रकार है, लैंगिक स्तर पर, जाति एवं जनजाति स्तर पर आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, सबका अपना अपना धर्म जाति के प्रति विश्वास होता है ना। उसके बाद में भाषाओं में विविधता होती है, जातीय प्रजातीय में विभिन्नताएं होती है, राजनीतिक विविधता भी यहाँ तक की मिलती है, कला और साहित्य में एकता की विभिन्नता भी होती है। तो इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि लोकतंत्र से क्या आपका अभिप्राय है। अब देखो जो लोकतंत्र से क्या अभिप्राय, अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब अगर मान लीजिए आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको पता चल जाएगा भैया लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। देखो लोकतंत्र, और अगर हम बात करें तो देखो हिंदी भाषा का जो जनतंत्र शब्द था वो जन और तंत्र से मिलकर के बना था। ऐसे जो लोकतंत्र शब्द था वो आपका लोक धन तंत्र, है ना, दोनों शब्दों से मिलकर के बना था। अब आप चाहे लोकतंत्र कह लो चाहे प्रजातंत्र कह लो, भारत देश कैसा देश है आपका, लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। तो लोकतंत्र से अभिप्राय क्या है कि जहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, जहाँ के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, भ्रातृत्व की भावना हो जिनके अंतर्गत, यानी कि ब्रदरहुड, उसके बाद में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिनको मिले, है ना। और कौन से मूल सिद्धांत थे आपके, जिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। मैम ये तो पढ़े हुए लग रहे हैं। हमने कहा यही आपके क्या है भैया, लोकतंत्र होने के एक तरीके का अभिप्राय। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपको वहां पर समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, हमने कहा धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आप अपने ही भारत देश को देख लो, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं प्राप्त है। यहाँ पर हिंदू वाला अपनी पूजा कर सकता है, सिख अपनी पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुस्लिम अपने फेस्टिवल अपने हिसाब से मना सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और जहां पर ये सब चीजें पाई जाती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं भैया, लोकतांत्रिक चीजें कहते हैं। अब देखो लोकतंत्र का संबंध मैम किससे है, हमने कहा लोकतंत्र का संबंध आज आपका पाठ्यक्रम से भी है ना। लोकतंत्र का संबंध आपका शिक्षण पद्धतियों से भी है, लोकतंत्र का संबंध आपका अनुशासन से भी है, लोकतंत्र का संबंध आपका अध्यापक से भी है, और लोकतंत्र का संबंध स्कूल के प्रबंधन, स्कूल के मैनेजमेंट से भी है, और साथ में आपका विद्यालय और बालक से भी लोकतंत्र का संबंध है। हमारे देश में लोकतंत्र में, यानी कि हमारे लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों है। देखो शिक्षा जो है वो प्रजातंत्र का आधार और उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। देखो दोनों सब बातें एक ही हैं, चाहे मैं लोकतंत्र बोलूं या मैं प्रजातंत्र बोलूं, दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इनको इतना वो नहीं करिएगा। जो एजुकेशन है वो क्या है, हमारे इस लोकतंत्र की या हमारे इस प्रजातंत्र की क्या है, आधारशिला है, या उसकी हम कह सकते हैं बोन ऑफ मैरो या रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि आपको पता है कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, प्रजा एजुकेटेड होगी, तो इसी के द्वारा आपके राजनीतिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक जनतंत्र स्थापित किया जा सकता है। और अगर लोग पढ़े ही लिखे नहीं होंगे, अशिक्षित होंगे, तो शिक्षा के अभाव में व्यावसायिक कुशलता व विकास, धार्मिक सहिष्णुता, एकता का विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, और इससे लोगों के बीच में क्या होगा भैया, द्वंद्व पैदा होगा,
इससे लोगों के बीच में प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग और सद्भाव की भावना दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जाएगी। ये होता है लोकतंत्र का अभिप्राय। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संवैधानिक मूल्यों का क्या अभिप्राय है। देखिए, एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपकी क्लासेस शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स को लेकर के आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आज के कमेंट जरूर करिएगा, तो हम आप इस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासेस को देखेंगे तो हम, सीधी सी बात है कि आपको ये तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल 3rd सेमेस्टर वाला बच्चा बहुत एक्टिव है, तो उनकी क्लासेस मुझे करवानी पड़ती हैं रोज। संवैधानिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है? देखिए, संवैधानिक मूल्यों का मतलब यहाँ पर पहली आप हेडिंग के रूप में डाल सकते हैं कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। क्या, समझिएगा बात को। नंबर 1 हेडिंग आप क्या डाल सकते हैं? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, है ना। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। कहना का यहाँ पर क्वेश्चन में था कि संवैधानिक मूल्यों का क्या मतलब होता है। किसका भैया? संवैधानिक मूल्यों का क्या आशय होता है। तो देखो, संविधान ने भारत को कैसा भैया? प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। जैसा कि आपने जब भी अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी के अंतर्गत सबसे पहला पढ़ाया जाने वाला टॉपिक होता है आपका प्रस्तावना, या जिसको आप प्रियम्बल बोलते हैं। तो प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जनता द्वारा शासन, अर्थात शासन व्यवस्था जो है, जैसे जो चुनाव होता है, वो उसका जो नेता होता है, जो चुना जाता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। गणराज्य का मतलब मैम क्या होता है? हमने कहा गणराज्य से मतलब होता है कि सर्वोच्च सत्ता का जो पद है वो आनुवांशिक आधार पर नियुक्त नहीं होगा, कि नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं गणराज्य होना। शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित संवैधानिक अगर मैं मूल्यों की बात करूं, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। कैसी? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, सिटीजनशिप जिसको आप कहते हैं। देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए हर एक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। देखो, इसमें बहुत से आपके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक गुण होने चाहिए, जिनके आप में होने, विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो उसके बाद में हमने आपको बताया उत्पादकता में वृद्धि करना। देखो, भारत कैसा देश है? सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर ऐसी कभी चीजें आ जाए तो खाद्यान्न के क्षेत्र पर पूरा निर्भर है अपना देश भारत, समझ रहे हैं। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन मतलब हमारे भारत देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें तो होती हैं, लेकिन पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है हम लोग। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी की समस्या तो आप देख ही रहे हैं किस देश से हाल, मतलब किस हाल में जो है इस समय देश है अपना। और निर्धनता जैसी समस्याएं भारत के समक्ष आज हैं, लेकिन इससे हम बाहर निजात कैसे पा सकते हैं? तो शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, साथ में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को तीव्र करना। आपने देखा होगा कि आजकल मॉडर्नाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीयता का विकास, कुशलता की प्राप्ति, ये सब हमारे क्या है? संवैधानिक मूल्यों के अभिप्राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रमुख बाधाएं बताइए। जो शिक्षा का सार्वभौमीकरण है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन है, उसमें कौन कौन सी ऐसी जो बाधाएं हैं वो आ रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री ही बना है, आज भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहा है। और इसके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन
शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख बाधाएं प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी नीति का प्रभाव बहुत पड़ रहा है, समझिएगा। क्यों नहीं हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तौर पर नहीं जीत पा रहे हैं या हम लोग उस चीज़ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी नीति का जो प्रभाव पड़ा है ना, वो भाई साहब आप भी देखिए, अगर 2-4 आदमी इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, चाहे वो उनको नॉलेज ना हो, फिर भी ये हमारे यहाँ की क्या है, मेंटालिटी है। आप देखेंगे लड़कियां जाएंगी ऐसे, भले वो हिंदी में बात करती होंगी, कहीं जाएंगी वो अपने आप ही फ्लॉन्ट दिखा रही हैं, मतलब एक तरीके से कर रही हैं कि इंग्लिश में बोले जा रही हैं। ये नहीं, यहाँ पर यही तो मेंटालिटी लोगों की ये हो गई है। जो अंग्रेजी शासकों ने अपना शासन चलाने के लिए भारत में क्लर्क तैयार किए थे, हाँ, क्लर्क तैयार करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। तब उन्हें जनसाधारण की शिक्षा की कोई चिंता नहीं थी, मतलब उनको ये नहीं था कि जो आम नागरिक हैं ये भी पढ़ें, जिसको क्लर्क बनाना था सिर्फ वो लोग पढ़ें बस। आज भी केवल पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को तैयार किया जा रहा है, इसलिए जन शिक्षा में इसकी कोई रुचि नहीं। उसके बाद में जो यूनिवर्सलाइजेशन है किसी एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो कारण है वो अभी हमने आपको कुछ ही पल पहले बताया, जनसंख्या में वृद्धि। क्या बताया भैया? जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा मैम? हमने कहा जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आपके पास संसाधनों की कमी होगी। क्या होगी भैया? संसाधनों की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगी? निर्धनता आएगी। क्या आएगी? निर्धनता आएगी। और क्या हो जाएगा? योग्य शिक्षकों की कमी होगी आपके पास। क्या होगा भैया? योग्य शिक्षकों की कमी। ये सब क्या है आपके? ये सब वो बाधाएं हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को रोकती हैं, है ना? योग्य शिक्षकों। और उसके बाद में अगर आप जैसे बच्चे के लिए प्राकृतिक बाधाओं का आना, समझिएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 2-4 पॉइंट्स ताकि आपको याद रह जाए। प्राकृतिक बाधाओं का आना, ठीक, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, यानी कि कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को जो आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं है, वो तक पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद में नियोजन की समस्या, यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, देश को कैसे बढ़ाना है, यानी कि नियोजन, प्लानिंग की समस्या। ठीक, इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरक्षरता उन्मूलन के उपाय बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का OW है, यानी कि ऑनलाइन वर्क है। निरक्षरता उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? इसको अब आप चाहे जहाँ से ढूंढ के लाओ, चाहे जैसे लेकर के आओ, इसका आंसर या इससे संबंधित आप 2 लाइन आज की इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में करेंगे। ये आपका वर्क है, चाहे जैसे ढूंढ के लाओ। क्या ढूंढ के लाना है आपको? निरक्षरता उन्मूलन क्या है। समझ गए बात को? अब इतना ज़्यादा जोर दे करके हम कह रहे हैं तब भी अगर ना समझो तो बेकार भैया। खैर चलो, ये आपके लिए वर्क हो गया। क्या वर्क हो गया? आपको इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा गारंटी योजना का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन वही बच्चा करके आ पाएगा जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा। क्यों मैम? क्योंकि हमने कहा कि ये जो योजना थी आपकी शिक्षा गारंटी योजना, जिसको आप EGS के नाम से भी जानते हैं। कैसे भैया? EGS, इसका मतलब होता है एजुकेशन। E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, G स्टैंड फॉर गारंटी एंड S स्टैंड्स फॉर स्कीम। एजुकेशन गारंटी स्कीम, या हिंदी में कहिए शिक्षा गारंटी योजना। ये जो है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं में से एक है। हमने क्या कहा? जो ये शिक्षा गारंटी योजना है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं में से एक है। मैम योजनाओं का मतलब क्या? बहुत सारी योजनाएं थी सर्व शिक्षा अभियान की। हमने कहा जी हाँ, हमने कहा शिक्षा गारंटी योजना जो है वो सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं में से एक है। देखो मैम फिर कौन कौन सी इनके द्वारा योजना चलाई गई थी? हमने कहा सुनो, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था इसके अंतर्गत आपकी शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मिड डे मील की योजना, लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, महिला समाख्या, उसके बाद में शिक्षक शिक्षा को मजबूती, जनसाला कार्यक्रम। ये सब आपका किसके अंतर्गत योजनाएं चलाई गई थी? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई गई थी। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? शिक्षा गारंटी योजना का परिचय दीजिए। तो देखो अप्रैल 2001 में, कब भैया? लिखते जाइएगा कुछ पॉइंट्स। अप्रैल 2001 में
अप्रैल 2001 में शिक्षा गारंटी योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। जो आपकी शिक्षा गारंटी योजना थी, इसको किसके साथ जोड़ दिया गया? इसको जोड़ दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। इसमें दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अगर पढ़ने वाले 25 बच्चे हैं तो वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। क्या कहा गया? जैसे मान लीजिए बहुत सारी जाति जनजातियां नहीं होती हैं बहुत दूर पर, और जहां पर मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, कम जनसंख्या वाले, तो अगर उनमें से उन्हीं जनसंख्या में से 25 बच्चे भी अगर पढ़ने वाले निकल आते हैं तो वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जाता है। क्या खोला जाता है भैया? शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इन शिक्षा गारंटी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा। अब देखो, जो आपका RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में आया, तो उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा गारंटी केंद्र खुले हैं ना, इनको हम प्राथमिक विद्यालय में बदल देंगे। इनके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी भैया क्या? शिक्षा गारंटी योजना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं? है ना, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं? अब देखो, शिक्षा के कार्यों को अगर हम डिफाइन करने बैठ जाएं तो इतने ज़्यादा व्यापक हैं कि आप चाहो तो इतने ही क्वेश्चन को, शॉर्ट को, आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं जो, ये वैसा है कि सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं। अगर मैं शिक्षा के कार्य की ही बात करूं, सबसे पहला नागरिक अधिकार मिलना, लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलना, आर्थिक अधिकार मिलना, सामाजिक अधिकार मिलना, सांस्कृतिक अधिकार मिलना और अलग अलग प्रकार के अधिकारों का मिलना, ये आपका क्या है भैया? सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा का एक कार्य है। जैसे पहले क्या होता था, प्रांतीय शिक्षा में असमानता होती थी। जैसे लड़की और लड़कों की शिक्षा संस्थाओं में असमानता होती थी, है ना। लड़के और लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराने में बहुत असमानताएं बख्शी जाती थी। कहा जाता है कि भैया साइंस एज पढ़ेगा तो लड़का ही पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ों से निजात हमें किसने दिलाया? शिक्षा ने दिलाया है। तो अगर हम बात करें तो देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का कैसा अधिकार है भैया? मौलिक अधिकार है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया है। अच्छा, आप लोग शिक्षा का मतलब केवल यही नहीं समझो कि हाँ आपने B.Ed की किताब पढ़ ली, पेपर दिया, नंबर आ गए, बस हो गई शिक्षा। दैट इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन। द वर्ड हियर एजुकेशन हैव अ वाइड मीनिंग इन इटसेल्फ। यानी कि जो शब्द आपका शिक्षा है, इसका अपने आप में एक व्यापक अर्थ है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बुकिश नॉलेज ले लिया, सब्जेक्टिव नॉलेज ले लिया, है ना, बस आपका नॉलेज हो गया। नहीं, शिक्षा का मतलब यहाँ पर आपका आध्यात्मिक नॉलेज, आपका नैतिकता से संबंधित ज्ञान, है ना, आपका रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजें, उनसे संबंधित ज्ञान। कहते नहीं बहुत ज्ञानी हो, जैसे आपने मान लो कोई बात बड़े लोग कर रहे थे, आपने कह दिया नहीं ये नहीं, शिक्षा मंत्री का ये बयान है, तो कहेंगे हाँ ज्यादा ज्ञानी ना बनो, पता बहुत ज्ञानी हो। तो अब बताओ, अब क्यों कहा? क्योंकि वहां पर आप बुकिश तो नहीं यूज कर रहे थे। तो कहने का आशय ये है कि शिक्षा जो है वो आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो नागरिकों के व्यक्तित्व का, यानी कि लोगों के पर्सनैलिटी का पूरा विकास करता है। इसलिए सबको शिक्षा का समान अवसर भी मिलना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो भैया अब तक क्यों बैठे हो? खाली बजाओ क्या भैया? बेल आइकन। हम ये नहीं कहेंगे बजाओ ताली। ताली बजाने का मतलब क्या भैया? बेल आइकन प्रेस करना, लाइक करना, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, है ना। तो भैया क्यों बैठे हो? खाली बजाओ ताली। ताली का मतलब लाइक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास का क्या अर्थ है?
बताइए भाई आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो चुपचाप से देखो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई समय नहीं है, आप कुशल गृहिणी हैं या आप जॉब में हैं, तो आप देखो, अगर मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपका जो भी लंच टाइम हो, आप आराम से हेडफोन्स लगाइए, ईयरबड्स लगाइए, चुपचाप से कान में आराम से सुनते रहिए पूरा मेरा लेक्चर और खाना को खाते रहिए। अगर आप कुशल गृहिणी हैं तो आप किचन में अपना खाना बनाते रहिए, कोई कार्य करते रहिए, लेकिन क्लास को भी चुप पे सुनते रहो। सुनने जितना अच्छे आप गुड लिसनर होंगे ना, उतने ही अच्छे आप गुड राइटर भी होंगे। तो अच्छा सुनोगे तो अच्छा बहुत लिख भी पाओगे, है ना। आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है ये बताइए। देखो, आर्थिक विकास से अभिप्राय किसी देश अथवा राष्ट्र की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है। मतलब कोई भी अगर देश है, कोई भी आपका नेशन है ना, कोई भी आपका कंट्री है, तो उसकी क्या वृद्धि हो रही है आय में। राष्ट्रीय आय सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो आपका जीएनपी से मानी जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका मशीन है, कल पुर्जे हैं, लागत है, और इन्हीं के ह्यास से विशुद्ध राष्ट्रीय आय जो आपकी एनएनपी का पता चल जाता है। देखो, समान व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय मानता है। आर्थिक विकास किसी भी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर की गुणात्मक वृद्धि के लिए किया जाता है, जिससे समस्त नागरिकों में समानता लाई जा सके। अच्छा, कहने का आशय ये है कि आर्थिक विकास का मतलब आप ये मान लो कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन की इनकम कितनी होती है, इन चीज़ों पे गौर करना। उसके बाद में देश की आय पर पिछले बजट जब पास हुआ था तब क्या असर था, इस बार जो बजट पास हुआ उस पर कितना फॉलोअप हुआ, इन सब चीज़ों की जो देख रेख और जो स्टडी है वो आर्थिक विकास के अंतर्गत जानी जब पढ़ी जाती है ना। वृद्धि दर को बढ़ाने का लक्ष्य, निवेश यानी कि हम लोग किसी चीज़ में कितना निवेश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आत्मनिर्भरता की कितनी प्राप्ति कर रहे हैं। हमारा देश जो है वो कहीं खाद्यान्न बाहर से तो नहीं मंगा रहा है। बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, है ना, आय असमानता को कम करना, ये सब क्या है आपके आर्थिक विकास के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, ठीक। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके 9 शॉर्ट आंसर, जिनमें से निरक्षरता उन्मूलन के क्या उपाय हैं ये आपको बताना है, ठीक। अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो लेकिन प्रैक्टिस चार्ट, हमने क्या कहा, क्वेश्चन तो एक करना है यहाँ पर, लेकिन हर एक क्वेश्चन मॉडल पेपर का एक इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया है। तो प्रैक्टिस आपको इस मॉडल पेपर में प्रेजेंट हर एक क्वेश्चन की कर लेनी। हो सकता है कि आपके में ये क्वेश्चन ना आकर के ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके में ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में, इसलिए सभी की आप प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या करिए। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है सामाजिक विविधता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तीसरा प्रश्न कहा गया समानता, बंधुता, न्याय व स्वतंत्रता की संवैधानिक वेदों के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों के संबंधित संवैधानिक मूल्यों की विवेचना कीजिए। या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से क्या अभिप्राय है, क्या ये वाद योग्य हैं या नहीं, क्या ये वाद योग्य हैं या नहीं, इस पे बहुत बड़ा खेल है ना, इसकी विवेचना करिए। नेक्स्ट, अब इन चारों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा अटेम्प्ट, लेकिन प्रैक्टिस आपको सभी की करनी है, ठीक है। अब देखो सेक्शन सी में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, मिड डे स्कीम पर टिप्पणी लिखो, सीमांत वर्गों की प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है, शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। 4 प्रश्न आपके सेक्शन बी में हमने दिखा दिए, 4 सेक्शन सी में दिखा दिए। कुल मिलाकर टोटल हमने आपको कितने क्वेश्चंस दिखा दिए, 8 क्वेश्चंस हमने आपको दिखा दिए लॉन्ग के। इन 8 में से मैम हमको 2 ही करने, हमने कहा, लेकिन प्रैक्टिस आप इन 8 क्वेश्चंस की करेंगे। क्यों मैम, हमने कहा क्योंकि हो सकता है ये वाला आ जाए, ठीक, इस वजह से। बाकी के ये जो मॉडल पेपर आपको 2, 3, 4, 5 देखने को मिलेंगे, उनको आपको खुद से सॉल्व आउट करना होगा। खुद से सॉल्व आउट करने के लिए अभी ही आप PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, ई नोट्स के सेक्शन में पेड में जाइएगा, वहाँ पर आपको नीचे मॉडल पेपर की PDF दिखेगी, मात्र 25 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा हम आपको बता दें, PDF लेने के बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और साथ में आपने किस विषय की और किस सेमेस्टर की PDF ली थी, पेमेंट के स्क्रीन के शॉट के साथ में आप हमें कहाँ भेज सकते हैं,
PG Point ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ पर भेज सकते हैं, या pgpoint100@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई समस्या आती है तो, बाकी समस्या आती नहीं है इतनी जल्दी जल्दी, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक आध बच्चों के साथ हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन जो दिया है वो सॉल्व करना नहीं भूलिएगा, और उसके बाद में भैया अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आप समय भी बहुत कम बचा है, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। ठीक, तो ये थी छोटी सी जानकारी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।